नमस्कार। शब्दकोश के एक और कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा भाजपा नेत्री उमाश्री भारती की वर्तमान परिस्थितियों पर। आगामी 17 जनवरी को आने वाली शराब नीति को लेकर उनका स्पष्ट एक बार फिर अल्टीमेटम है शिवराज शासन को। यदि ये शराब नीति अनुकूल ना हुई तो आर पार की लड़ाई करना पड़ी तो की जाएगी। लेकिन इस अल्टीमेटम का ना तो शिवराज सरकार पर कोई असर देखा जा रहा है और ना ही भाजपा संगठन इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में है। स्वयं उमा भारती इस परिस्थिति को लेकर भौचक्की हैं कि एक समय वो था जब उनके नाम से मध्य प्रदेश की राजनीति थर्रा उठती थी, नेता स्वयं जाया करते थे। आज ये परिस्थिति क्यों है कि कोई उन्हें गंभीरता से ही नहीं लेता। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। हम चलते हैं उन उमा भारती की तरफ जब राजमाता कैलाशवासी राजमाता साहब श्रीमंत विजयाराजे सिंधिया ने उनसे भाजपा में आने का आग्रह किया था, इसलिए कि उनकी वाणी में सरस्वती का ओज था। जब भाजपा में आने का प्रस्ताव रखा गया तो उमाश्री ने कहा कि राजनीति गंदी होती है और संतों का गंदगी में क्या काम। तो राजमाता साहब ने कहा था कि गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना आवश्यक है, और आप जैसे संत जब गंदगी साफ करेंगे तो समाज का स्वच्छ होना सुनिश्चित हो जाएगा। अम्मा साहब का अपना एक प्रभाव था, आभा मंडल था, और उनके प्रयास से उमा भारती आई भाजपा में। उमा भारती ने जो कुछ किया वो राजमाता की हर बात सत्यापित होती चली गई। जैसे उनकी वाणी का ओज, उनका बोलने का ढंग, उनका ओजस्वी भाषण, ये इतना प्रचंड हुआ करता था कि लोग उनको ध्यान से सुनते थे। और यही वजह रही कि जब राम आंदोलन, श्री राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो 3 महिलाएं चर्चा में थीं। नेतृत्व के रूप में श्रीमती या श्रीमंत राजमाता साहब विजयाराजे सिंधिया, और वक्ताओं के रूप में एक ऋतंभरा जी और एक उमाश्री भारती। अपन उमाश्री भारती पर ही केंद्रित रहेंगे। बहुत आक्रामक रुख अपनाया उमा जी ने और कार्यकर्ताओं ने उनको सिर माथे पे बिठाया। उनके एक आह्वान पर, यानी वो भी एक ऐसी आक्रामक नेत्री रहीं जिनके आह्वान पर हजारों कार्यसेवक मुलायम सिंह की चाक चौबंद व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए उस ढांचे तक पहुंच गए थे जहां कार्यसेवा का आह्वान किया गया था। इसके बाद अब राजनीति में आते हैं तो दिग्विजयी शासन को सत्ता से हटाने के लिए जब भाजपा को कोई न मिला तो सबकी निगाह उमाश्री भारती पर गई। आक्रामक वक्ता, आक्रामक आंदोलनकारी और जमीनी स्तर पर आंदोलन करने वाली उमाश्री भारती। और वाकई में उमाश्री इस अपेक्षा पर खरी उतरी। उन्होंने 1990 के पहले जो संघर्षशील भाजपा थी, सत्ता से बाहर वाली भाजपा थी, उस 1990 से पहले के कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को जो घर बैठ चुका था, उसको खड़ा किया। और तत्कालीन भाजपा दिग्विजय शासन के समय, शायद 2003 का साल रहा होगा, उस भाजपा को, पुरानी नई भाजपा को मिलाकर नई ताकत खड़ी की और दिग्विजय सिंह जी को सत्ता से पदच्युत कर दिया। मुख्यमंत्री बनी, तिरंगा आंदोलन आ गया, सत्ता छोड़नी पड़ी, बाबूलाल गौर को उत्तराधिकारी बनाया, चली गई। एक सुनियोजित रणनीति के तहत जैसी कर्नाटक पहुंची, मुकदमा बस्ते में चला गया, एक गिरफ्तारी नहीं हुई। यदि गिरफ्तारी होती तो निसंदेह उस वक्त उमाश्री भारती राष्ट्रीय नेत्री के रूप में उभरने वाली थी। लेकिन ये एक साजिश थी। वे आई, बाबूलाल गौर जिनको वो सत्ता सौंपती गई थी, अब वे स्वर्गीय हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री पद उन्हें वापस करने से मना कर दिया। जब दो नेताओं में तकरार बढ़ी तो संगठन ने तुम भी नहीं और तुम भी नहीं, इस तर्ज पर शिवराज सिंह चौहान को बागडोर सौंप दी। आवेश में उमाश्री भारती ने भाजपा छोड़ दी।
बस ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है जो उमाश्री की वर्तमान दुर्दशा को इंगित करता है कि जब उमाश्री भारती ने अपने फॉलोअर्स, अपने समर्थक कार्यकर्ताओं, नेताओं का आह्वान किया तो वे सब के सब हजारों की संख्या में सत्ता का मोह, सत्ता का सुख त्याग कर उमाश्री के साथ भाजपा छोड़कर सड़कों पर आ गए और जनशक्ति खड़ी कर दी। विधायक भी जीते, सब कुछ हुआ। लेकिन जब उमाश्री भारती ने जनशक्ति छोड़कर भाजपा अपनाई तब उमा भारती ने कार्यकर्ताओं का साथ नहीं दिया। ये एक कड़वा सत्य है, उनके समर्थकों को बहुत बुरा भी लगेगा, लेकिन ये ध्यान देने योग्य बात है कि जब उमाश्री भारती भाजपा में वापस आई तब उन्होंने किसी कार्यकर्ता से नहीं पूछा क्या मुझे जाना चाहिए। वे आ गई, वो तो आ गई, सांसद बन गई, मंत्री बन गई, सत्ता में दोबारा से एक गरिमा में स्थान प्राप्त हो गया। लेकिन उनका वो कार्यकर्ता जो भाजपा को छोड़कर जनशक्ति में गया था, बल्कि जिसने जनशक्ति खड़ी की थी, वो कार्यकर्ता सड़कों पर अनाथ रह गया। अनाथ शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, उसका कोई नहीं था। उमा भारती ने छोड़ दिया, भाजपा ने अपनाया नहीं। नतीजा, उमाश्री भारती भी ठन ठन भोपाल रह गई। उनके हाथ में कुछ नहीं बचा सिवाय एक उस चेहरे के जिसे पूरा भारत जानता है, बस। लेकिन जो नीचे भीड़ थी वो छट गई। और सुनो, राजनीति में भिखमंगों का सम्मान नहीं होता। राजा वो होता है जिस पर कार्यकर्ताओं की पूंजी होती है। इसका उदाहरण आप समझिए ज्योतिरादित्य सिंधिया से, कि जब वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए तो उन्होंने पहले अपना राज तिलक नहीं कराया। वो सांसद पहले नहीं बने, मंत्री पहले नहीं बने। उन्होंने मंडल से लेकर और केंद्र तक और सत्ता के गलियारों में भी मंत्री, निगम मंडलों के पदाधिकारी, विभिन्न पदों पर पहले अपने लोगों को पदासीन कराया, उनका राज तिलक कराया और वो खाली हाथ बने रहे। उनकी साख बढ़ी। कांग्रेस का बहुत बड़ा वर्ग उनके साथ आ गया। जो उनके नहीं थे वो उनके हो गए। क्यों? उन्होंने सिंधिया की ईमानदारी देखी, कार्यकर्ताओं का सम्मान देखा। और कार्यकर्ताओं ने कहा भी, शायद इमरती देवी ने कहा था, महाराज करेंगे तो सूचे कुएं में कूद जाएंगे। वो वाकई में आज सिंधिया की भाजपा के मंडल से लेकर केंद्र सरकार तक बात सुनी जाती है। शिवराज से लेकर मोदी तक उनकी बात सुनते हैं। क्यों? क्योंकि कार्यकर्ता की पूंजी है। उमा जी, आपके पास पूंजी नहीं है। कार्यकर्ता को आपने स्वयं छोड़ा है, कार्यकर्ता को आपने स्वयं खोया है। उसकी दुर्गति के कारण आप हैं। यदि आपको दोबारा भाजपा में अपनी सत्ता स्थापित करनी है तो आपको अपने उस कार्यकर्ता के पास जाना पड़ेगा जिसको आप सड़क पर छोड़कर भाजपा में आ गई हैं। और हाँ, यदि आप ऐसा नहीं करती हैं तो आप चेतावनी देते रहिए। आपने रायसेन में शिव मंदिर की आज़ादी की बात भी की थी, क्या हुआ? क्यों कि सब जानते हैं आप खाली हाथ हो, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है। शराबबंदी की आपने बहुत दिन से रट लगा रखी है, नहीं सुनवाई हो रही। क्यों? क्योंकि सरकार जानती है, संगठन जानता है आपके पास कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए जब तक उस कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होगा जिसने जनशक्ति खड़ी की थी, उमाश्री भारती जी, आप लगातार अकेली पड़ रही हैं। आपका ओज कम हो रहा है, आपकी वाक्शैली शिथिल हो रही है और आपकी नेतृत्व क्षमता लगातार सिकुड़ रही है। एक पत्रकार होने के नाते हमारा काम सिर्फ चेताना है, मानना है ना मानना आपकी मर्जी। आगे फिर किसी मुद्दे पर आमना सामना होगा। तब तक के लिए शब्दकोश और मोहनलाल मोदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।